गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 9th क्लास एनसीईआरटी भूगोल का सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है कि भारत के अंदर अलग अलग किस्म की स्थलाकृति हैं। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और आप यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी, एग्जिस्टेंस के अंदर कैसी आई। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि जो भू आकृति है उसकी विशेषता क्या है और उसकी संरचना कैसे हुई और उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। यानी कि शैलें मतलब चट्टानें, कि यहाँ पर काफ़ी भिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ इतनी कठोर होती हैं जितना कठोर संगमरमर होता है, और संगमरमर से क्या बना है? ताजमहल बना है। और कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका निर्माण टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। टेल्कम पाउडर आप जो गर्मियों में पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि कॉस्मेटिक एक तरह से, ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से ही बनी है। यानी कि हमारे देश में एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रंग की मृदा पाई जाती है, क्योंकि मृदा किससे बनी है? शैलों से बनी है। लाखों वर्षों में शैलों के अंदर बदलाव आए, ठीक है, और शैल टूटकर छोटे और छोटे कणों में परिवर्तित होते गए, और इस तरह से मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है कि ये जो विविधताएं हैं वो क्यों हैं? इनके पीछे कारण क्या है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। कि जितनी भी विभिन्नता हमने पढ़ी हैं ऊपर, जिनके बारे में चर्चा की है, उनमें से अधिकतर जो विविधताएं हैं वो शैलों के निर्माण में जो विभिन्नता आई है, ठीक है, कि अलग अलग शैल का जो निर्माण है वो अलग अलग तरीके से हुआ है। ठीक है, तो उन विभिन्नता के कारण इन विभिन्नताओं का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत एक विशाल भूभाग है। भारत एक काफ़ी बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, भूभाग, ठीक है, भूमि का टुकड़ा, हिस्सा। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके ऊंचाइयों को प्रभावित किया है। कि जो भारत है का जो भूभाग है वो ये नहीं कि इसकी शॉर्ट टाइम में ही बन गया हो, या फिर कभी से शुरुआत से ही ऐसा था, ऐसा नहीं है। आज जो हम वर्तमान स्वरूप भारत का देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ठीक है, इसका निर्माण होने में काफ़ी समय लगा, लाखों साल, ठीक है, मिलियंस में, जिसने इसके ऊंचाइयों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान ऊंचाइयों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। यानी कि अकेले भूगर्भीय क्रियाएं नहीं थी जिसने इसकी संरचना को प्रभावित किया, और भी कुछ अतिरिक्त क्या हैं? फैक्टर हैं, कारक हैं, जिसने इसके वर्तमान स्वरूप को प्रभावित किया है। कौन से हैं? अपक्षय है, अपर्दन है, निक्षेपण है, ठीक है, संशोधन होता है, कुछ उसके अंदर बदलाव होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। भूगर्भ शास्त्री वो होते हैं जो धरती के गर्भ के बारे में पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर शोध करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? भूगर्भ शास्त्री। ठीक है, इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। कि इन सिद्धांतों में से एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है
थ्योरी वो कौन सी है? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। यानी कि जो पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की जो परत है जिसको हम भूपरपट्टी बोलते हैं, वो किसके ऊपर टिकी हुई है? 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों के ऊपर। ठीक है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। यानी कि प्लेटों के ऊपर जो विद्यमान है हमारे महाद्वीप, जब प्लेट हिलती हैं या फिर इनके अंदर कंपन आती है, तब महाद्वीपीय शैल यानी कि उस महाद्वीप के जो शैल हैं, चट्टानें हैं, उनके अंदर क्या आता है? दबाव उत्पन्न होता है नीचे से, यानी कि पृथ्वी के गर्भ से दबाव उत्पन्न होता है। और वो दबाव किसके ऊपर आता है? उस महाद्वीप की चट्टानों यानी कि शैल के ऊपर। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। और इसी दबाव के कारण कौन सी क्रियाएं आती हैं? वलन, भ्रंशीकरण यानी कि बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण तथा ज्वालामुखीय क्रिया। ठीक है। जो बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं वो इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। आगे पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है। जो करीब आती हैं प्लेट एक दूसरे के, वो कौन सी सीमा का निर्माण करती हैं? अभिसारित परिसीमा का। ये आप याद रखना। ठीक है। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है। जो ये आज वर्तमान स्वरूप है अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है, वो इन्हीं प्लेट्स के अंदर हलचल होने के कारण हुआ है। क्योंकि ये जो कुछ प्लेटें हैं वो कुछ तो एक दूसरे के पास आती हैं, कुछ एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है। और हमने बताया जो पास आती हैं वो कौन सी परिसीमा का निर्माण करती हैं? अभिसारित। और जो एक दूसरे से दूर जाती हैं वो अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो या तो वे एक मतलब कि टकराकर टूट जाती हैं या फिर एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है। क्षैतिज गति मतलब एक दूसरे के साइड में, देखो इस फिगर में दिखा रखा है ये। ठीक है। क्षैतिज गति यानी कि एक दूसरे के साइड बाय साइड, एक इधर सरक रही है और एक नीचे की साइड। ठीक है। और ये जो परिसीमा का निर्माण करती है वो रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। ठीक है। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इन प्लेटों में गति हुई तब, और ये जो इनके अंदर चेंज आया है, बदलाव आया है, वो 1 या 2 साल में नहीं, इस बदलाव को आने में लाखों वर्ष लग गए धीरे धीरे। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। ठीक है। तो चलो आइए आपको एक वीडियो के माध्यम से दर्शा देते हैं कि शुरुआती दौर में जो हमारी पृथ्वी है उसका स्वरूप कैसा था और उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव कैसे आता गया। इस फिगर में देखिए सारे के सारे महाद्वीप पहले एक दूसरे के समीप थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है। इसका नाम दिया था, इस सुपर कंटिनेंट, सुपर महाद्वीप का क्या नाम दिया था? पेंजिया। ठीक है। और इसके चारों तरफ सिर्फ एक ही महासागर था, उसका क्या नाम दिया था? पैनाथेशिया। ठीक है। ये आपको याद करना है। इस फिगर में देखिए ये पेंजिया है। ठीक है। और ये जो स्थलाकृति है आज से 225 मिलियन साल पहले, यानी कि, और 1 मिलियन में 10 लाख होती हैं। ठीक है। तो ये इतनी पुरानी बात है जब ये जो हमारा पेंजिया एक साथ था। ठीक है। यानी कि सारे कंटिनेंट इकट्ठे थे। धीरे धीरे समय के साथ इनके अंदर बदलाव आया। अब हम वीडियो प्ले करते हैं कैसे वो बदलाव आया धीरे धीरे। ठीक है। ये देखिए सारे कंटिनेंट स्प्लिट हो गए
ये देखिए हमारा इंडिया अफ्रीका से स्प्लिट हो गया। आगे रीड करते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहले पृथ्वी के प्रारंभिक दौर में एक सुपर कंटिनेंट था पेंजिया, वो समय के साथ उसके अंदर बदलाव आया और दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, और उन दो भागों में से एक का नाम क्या था? गोंडवाना भूमि। ठीक है, अब हम उसका फिगर देख लेते हैं एक बार। इस फिगर में देखिए जो पेंजिया था वो टूटकर दो अलग अलग भागों में बंट गया है। नीचे वाला भाग जिसके अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया थे, ठीक है, इस पूरे भाग को गोंडवाना भूमि बोला गया है। ठीक है, भारत इसी गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। ठीक है, और जो दूसरा भाग बच गया वो था, उसके अंदर कौन से भाग थे? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। ठीक है, यानी कि यूरोप और कुछ एशिया का भाग। ठीक है, यानी कि एशिया और यूरोप दोनों का ही एक भाग था। अब हम आगे पढ़ते हैं। और हाँ, इसका पूरे का नाम था लॉरेशिया। क्या नाम था? लॉरेशिया। ठीक है, इसका गोंडवाना ऊपर वाले का लॉरेशिया और कंप्लीट का पेंजिया। ठीक है, अब हम आगे लेसन रीड करते हैं। आगे है, भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। यानी कि अब जो भारत है और ऑस्ट्रेलिया है वो गोंडवाना भूमि से भी अलग हो गई। ठीक है, पहले गोंडवाना भूमि का हिस्सा थे, अब गोंडवाना भूमि से ये अलग हो गई, यानी कि उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे, क्योंकि इनकी प्लेट एक थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट अलग है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। ठीक है, अब मैंने आपको दर्शाया था फिगर में, एक यूरेशिया भी अलग कंटिनेंट था, यानी कि लॉरेशिया का हिस्सा था यूरेशिया। ठीक है, और उसकी जो क्या थी? प्लेट थी, उससे भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है, ठीक है, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, उससे वो टकरा गई। ठीक है, इस फिगर में देखिए ये लाइंस आप ये यहाँ तक इस क्षेत्र में क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर दर्शा रखा है। ठीक है, ये प्लेट कहाँ जाकर टकराई? यूरेशियन प्लेट से। ये वाली यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, लिख रखा है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और टकराने से जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, जब दो प्लेट टकराती हैं या तो वो टूट जाती हैं या एक प्लेट उनमें से क्या होता है? दूसरी के नीचे घुस जाती है और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है, और जो वो प्लेट ऊपर उठी उसी से किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, तो बच्चों आज का ये लेसन यहीं तक। जो इसका पोर्शन बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।